नमस्कार दोस्तों। कभी कहा जाता था कि ब्रिक्स संगठन जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ग्लोबल साउथ की कोई आवाज़ हो या फिर ग्लोबल साउथ के ये तमाम देश मिल करके एक दहाड़ लगा रहे हो। लेकिन अब दोस्तों ये दहाड़ते नहीं हैं, इनकी आवाज़ पूरे ईस्ट के अंदर या फिर वेस्ट के अंदर गूंजती नहीं है। गूंजती है तो केवल बस एक बढ़िया सी खामोशी। जी हाँ, ब्रिक्स समिट 2025 इस बार संपन्न हुआ, खत्म हो चुका है बीते कल के दिन। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ, क्योंकि हर बार ब्रिक्स समिट के बाद एक बहुत बड़ा सस्पेंस खुलता है कि इस बार तमाम देशों ने मिलकर के आखिरकार क्या डिसीजन लिया साउथ की कंट्री के लिए। सो गाइस, इस बार ना बहुत कुछ तो हुआ है, पर असल मुद्दों से बचते बचाते इस समिट के अंदर बहुत कुछ कहा गया। अब लेकिन सवाल ये है कि क्या ये संगठन अब भी उतना ही दमदार है जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि जितना 2001 में ये दमदार था, क्या आज भी उतना दमदार ये है, हाँ या फिर ना में? आप मुझे कमेंट करके चाहो तो बता सकते हो। आपको याद होगा कि जब गोल्डमैन सैच के जादूगर जिम ओ'नील ने ब्रिक समिट या फिर ब्रिक शब्द का ओरिजिन किया था, इस शब्द को बनाया था, तब ना इस संगठन से तमाम जितने भी वेस्ट कंट्रीज थी वो तमाम थर थर काँपा करती थी। जब भी हमारा ब्रिक्स समिट कंडक्ट होता था या फिर होस्ट होता था हमारे तमाम देशों के द्वारा, तो सबकी निगाहें हमारी तरफ लगी रहती थी कि भाई इस बार ये क्या धमाका करने वाले हैं। लेकिन कल के दिन जो ब्रिक्स समिट का समापन हुआ है ना, बिल्कुल फुस्सी बम की तरह हुआ है। कुछ खास इस बार हमें इस ब्रिक्स समिट के अंदर देखने को नहीं मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रिक्स समिट जो है, फिर जो हमारा ब्रिक्स का ये जो संगठन है, ये पावरफुल ब्लॉक नहीं बल्कि शायद अब वर्तमान समय में एक व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, वो भी बिना एडमिन के, जिसका जब मन आए तब बोले, जिसे चुप रहना है वो चुप रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये समिट की तुलना मैं व्हाट्सएप ग्रुप के यहाँ पर विदाउट एडमिन के साथ में कर रहा हूँ, और ये एग्जाम्पल इस समय बिल्कुल सटीक बैठ रहा है इस समय ब्रिक्स संगठन के लिए, क्योंकि इस बार की बैठक हुई दोस्तों रियो डी जनेरियो ब्राज़ील के अंदर, जहाँ पर समुद्र की लहरें ज़्यादा जोश में थी और ब्रिक्स संगठन के तमाम देश बिल्कुल खामोश, बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल आलसी रूप में बस बैठे हुए थे, एक दूसरे को बस केवल निहार रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि यहाँ पर जो हमारे टॉप ड्रैगन है वो इस बार क्या रहे, गैर हाजिर, मतलब कि एब्सेंट रहे थे। मतलब कि जो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग इस समिट के अंदर नहीं आए। और दूसरी सबसे बड़ा हम कह सकते थे बॉस ऑफ बॉर्डर, वो देश भी इस बार इस समिट में नहीं आया, वो भी एब्सेंट रहा। मैं बात कर रहा हूँ रूस के बारे में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बार प्रेजेंट नहीं थे। सो गाइस, ब्रिक्स में इस बार बहुत सारे देश हमने और शामिल कर लिए हैं, लेकिन जो मेन हमारे देश थे, जो मूल देश थे, दो सबसे बड़े देश चीन और रूस, वो इस बार एब्सेंट रहे। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि एक पार्टी है जहां पर बिल्कुल मस्त सा खाना बना हुआ है, डीजे लगा हुआ है, लाइटों से पूरा का पूरा जो सामियाना है वो सजा हुआ है, बस दूल्हा दुल्हन यहाँ पर नहीं है, आप ये कह सकते हैं। अगर हम देखेंगे 2015 में ब्रिक्स की 100% लीडर अटेंडेंस थी, 2015 में, आज से 10 साल पहले, और आज है 2025, और 2025 में सिर्फ 60% लीडर अटेंडेंस रह चुकी है। और ब्रिक्स ना अब कोई छोटा सा संगठन नहीं है, कोई छोटा सा क्लब नहीं है। जो 2001 में बना था उसके कंपैरिजन में इस बार हम और भी अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। जब 2001 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तब इसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका थे, और 2023 और 25 में इसमें शामिल हुए हैं दोस्तों इजिप्ट, यूएई, ईरान और इथोपिया। और इस साल हम कह सकते हैं 2025 में इंडोनेशिया भी ऑन बोर्ड आ चुका है। और जो हमारा ब्रिक्स है ना, कि छोटा मोटा देश नहीं है। केवल देशों के बारे में नहीं, मैं बात करूंगा थोड़े अदर फैक्ट के बारे में, कुछ अदर आंकड़ों के बारे में। देखिए, वर्ल्ड की जितनी भी जनसंख्या है उसका 40% जनसंख्या हमारे पास में है, तो हम कोई छोटा देश है भी नहीं। और जितनी भी लैंड है पूरे वर्ल्ड की, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम भी रखते हैं अपने पास। और वर्ल्ड की जो भी जीडीपी बन के तैयार होती है, उस पूरी वर्ल्ड की जीडीपी के अंदर हमारा योगदान है 33%। हमारे तमाम देशों का योगदान है 33%, और 75% रेयर अर्थ रिजर्व हमारे देशों के पास में है। सोचिए, इतनी बड़ी ताकत है हमारे पास में, ताकत में कोई कमी नहीं है, बस इरादों में थोड़ा सा झोल आ चुका है। या फिर क्या सच में ब्रिक्स के अंदर तमाम जितने भी देश हैं
क्या उन सब के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा है? क्या शीत युद्ध हमारे तमाम देशों के बीच में जन्म ले चुका है? आपको क्या लगता है? अच्छे से मंथन करिएगा, डीप डाइव करिएगा, उसके बाद आप मुझे कमेंट चाहो तो कर सकते हो। अब मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। इस समिट के अंदर दोस्तों जो फाइनली डिक्लेरेशन हुआ है, मतलब कि इस समिट का जो फाइनल डिक्लेरेशन हुआ है, उसमें साफ साफ हमने क्या करा है, ईरान पर हमला किया। जो ईरान पर हमले की हमने काफ़ी आलोचना करी, हम कह सकते हैं, लेकिन बिना नाम लिए। और WTO ने नियमों के खिलाफ टैरिफ वॉर की हमने आलोचना करी है, मगर बिना USA बोले। हमने रेसिप्रोकल टैरिफ का हमने मुद्दा उठाया, ठीक है, इसके हम लोग खिलाफ खड़े हुए, लेकिन हमने ट्रंप का नाम नहीं लिया, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ का जन्मदाता आखिरकार कौन है, आप सब अच्छे से जानते हैं। ये है दोस्तों, हम कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो लगातार हर साल कुछ ना कुछ नया अनाउंसमेंट करते हैं, और उसके बाद में हम कह सकते हैं इन्होंने एक ट्रेड वॉर छेड़ दिया था रेसिप्रोकल टैरिफ के माध्यम से। सोचिए, तमाम यूरोपीय संघ के 27 देश इस समय अमेरिका के अगेंस्ट हैं, ब्रिक्स के तमाम देश इस समय इसके अगेंस्ट हैं, और लगातार ट्रंप हमको धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, और हम धमकी पे धमकी इसकी सही जा रहे हैं। आखिरकार क्यों भाई, हम आखिरकार इसको इतना क्यों झेल रहे हैं? इसके पीछे की वजह आखिरकार है क्या? सोचिए ना, 40% जनसंख्या हमारे पास में है, 33% GDP वर्ल्ड की हमारे पास में है, 75% रेयर अर्थ रिजर्व हमारे पास में है, और हथियारों के मामलों में हम भी किसी से भी कम नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो भारत है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी रैंक है, जो सबसे अधिक हथियारों को हम लोग खरीद रहे हैं। फर्स्ट में आपका यूक्रेन है। तो आखिरकार ये डर किस लिए भाई? थिंक अबाउट इट। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब हमारा ब्रिक्स समिट हुआ था, उस समय हमारा देशों का ये विचार था कि हम अपनी सेपरेट करेंसी में अपना व्यापार करेंगे, सभी देश मिल करके। जो डॉलर के ऊपर जो हमारी निर्भरता बनी हुई है, जिसका प्राइस लगातार हर महीने बढ़ता जा रहा है, आसमान छू रहा है, हम इस निर्भरता को अपनी कम करके अपना व्यापार अपने हिसाब से हम करेंगे। उसके बाद क्या हुआ था, ट्रंप को हल्दी मिर्च नमक धनिया पूरी मसलदानी लग चुकी थी। इसने हमको साफ साफ धमकी ये दी थी कि अगर ब्रिक्स के तमाम जितने भी देश हैं, अगर वो डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे तो मैं उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा। और उसके चंद महीनों बाद इसने क्या बोला था, ट्रंप ने सबसे ये कहा था कि जब से मैंने ब्रिक्स देशों को धमकी दी है, उसके बाद से ब्रिक्स संगठन कहीं ना कहीं टूट चुका है और खो चुका है, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो चुका है। और उनका वो वाला कथन बीते कल के दिन जो ब्रिक्स समिट हमारा कंडक्ट हुआ है, उसमें साफ साफ इसकी झलक हमको दिखाई दी है। सभी देश बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे, और टॉप लीडर देश इस समिट के अंदर अपसेंट थे। और बीते कल के दिन कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ये बोला है कि अमेरिका के खिलाफ अगर कोई भी देश बोलेगा, खास तौर पर दोस्तों ये इंडिकेशन दिया है ब्रिक्स कंट्री को। सोचिए, साफ साफ ये बोला है कि जो भी अमेरिका के खिलाफ बोलेगा, हम उस देश के ऊपर 10 से लेकर के 100% तक टैरिफ उसके ऊपर लगाया जाएगा। ये कहा है दोस्तों ट्रंप ने। सोचिए, मतलब कि ब्रिक्स बना था एक्चुअली शुरुआत में ना, ये वेस्ट को चैलेंज करने के लिए, वेस्ट के देशों के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको कम करने के लिए। लेकिन आज खुद ही डर के मारे अपने हक की हम लोग सीधी सादी बात नहीं रख पा रहे हैं अपने इस मंच के अंदर। अब आते हैं सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़ों पर, या फिर चौंकाने वाली बात पर। देखिए, यूक्रेन युद्ध पर ब्रिक्स की जबान पर इस बार ताला लगा हुआ था। क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, रूस तो हमारे संगठन में है ही, हम उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, राइट। और जो यूक्रेन है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है इस समय अमेरिका, बहुत तगड़े तरीके से। अगर हम यूक्रेन के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से वो मैसेज पहुंचेगा उस समय कहाँ पर, ट्रंप के पास। और ट्रंप हमारे ऊपर कहीं ना कहीं 100% टैरिफ लगा सकते हैं। ये डर है सबसे बड़ा। सोचिए, एक बार डीप डाइव करिएगा, ये साफ साफ दिखाता है कि जो ब्रिक्स है ना, ये एक सेलेक्टिव नरेशन के जाल में इस बार फंसा हुआ था, बहुत 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 बुरी तरीके से। जिससे वो खुद लड़ना चाहता था, वही आज उसका हिस्सा बन चुका है। क्या ब्रिक्स वो संगठन बन पाएगा जो वेस्ट को सच में टक्कर दे सके? आपको क्या लगता है? क्योंकि वर्तमान में ना हमारे अंदर ही, इस संगठन के अंदर ही एक शीत युद्ध चल रहा है। चाइना वर्सेस इंडिया, आपको अच्छे से मालूम होगा, जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, चीन ने इसका भरपूर सपोर्ट किया था। हम दोनों के बीच में एक तगड़ा वॉर है। ईरान वर्सेस UAE के बीच में एक तगड़ा वॉर चल रहा है, और अमेरिका की लगातार हमको धमकियां मिल रही हैं, और कोई सिंगल लीडर नहीं है, सब कैप्टन, कोई कप्तान यहाँ पे नहीं, हम कह सकते हैं। भरोसे की संगठन में भारी कमी पाई गई है जो इस बार सबमिट हुआ है। पहली बार मैंने ऐसा पढ़ा है और ऐसा मैंने देखा भी है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट के बारे में।
एक्चुअली क्या है ना, इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूंगा, बोलोगे हाँ सच में कुछ तो दिक्कत हुई है इन देशों के बीच में। 2025 में ब्रिक्स देशों के बीच में जो आपसी ट्रेड है वो लगातार डिक्रीज हुआ है। 872 बिलियन डॉलर का हमारा क्या था, व्यापार था, ये गिर के अब वर्तमान समय में मात्र 801 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। सो गाइस 71 बिलियन डॉलर कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, जबकि हमारा व्यापार बढ़ना चाहिए था। हमारा यही तो मोटो था ना कि ब्रिक्स संगठन में जितने भी देश हैं वो आपसी अपना ट्रेड करेंगे, वो डॉलर के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। तो ये ट्रेड अचानक से डाउन क्यों हुआ, जबकि ट्रेड का ग्राफ तो बढ़ना चाहिए था। ये साफ साफ दिखाता है कि ब्रिक्स संगठन के बीच में एक बहुत बड़ा शीत युद्ध चल रहा है। अब आते हैं कि आखिरकार क्या ब्रिक्स संघ इस समिट के अंदर क्या भारत भी चुप्पी साधे बैठा हुआ था, क्या भारत ने अपनी कोई भूमिका निभाई? एक्चुअली इंडिया की तरफ से गए थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ब्रिक्स समिट को इन्होंने साफ साफ ग्लोबल साउथ का टॉर्च बैरियर बताया और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन्होंने बात भी रखी। जैसे जो पुरानी संस्थाएं हैं, जैसे कि आपका यूएन हो गया, आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, इसमें बदलाव जरूरी है। ये बात कही है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट के अंदर। आप सभी जानते हैं कि आईएमएफ कैसे पार्शियलिटी करता है। पार्शियलिटी मतलब भेदभाव। आपको याद होगा कि जिस समय इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, युद्ध के ठीक 7 दिन बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान को फिर से एक मोटा लोन प्रोवाइड किया, एक कर्ज दे दिया। कितनी बार आईएमएफ लगातार यहाँ पर पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, और उस समय पाकिस्तान हमारे साथ युद्ध में एंगेज था। तो वो उस पैसे का क्या करेगा, उस पैसे का वो कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल कर सकता है। सोचिए, अब जब हमारे इंडिया ने ये बोला था कि यहाँ पर इसको ग्रे लिस्ट में डालो, आखिरकार ये आईएमएफ से फंड ले रहा है, ये कहाँ पे खर्च कर रहा है, इसको तो आप लोग कम से कम मॉनिटर कर सकते हो। यूएन में ये बात रखी गई थी, लेकिन हमारी इस डिमांड को, हमारी इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया। और जो डब्ल्यूटीओ है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ के बारे में आप सभी जानते हैं किस तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ में ये बहुत तगड़ा साथ दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। और रेसिप्रोकल टैरिफ वाली जिद की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप के इस सनक की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ट्रेड वॉर छिड़ चुकी थी। और हमने बीते कल के दिन आतंकवाद पर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा ये बात तक कह दी थी, क्योंकि पुलवामा हमले की याद हमने दिलाई, जिसका जिक्र आपको याद होगा कि जो ब्रिक्स समिट से पहले जो समिट होता था, उससे प्री समिट, उसमें इस बात का जिक्र नहीं रखा गया था, जिसके बाद राजनाथ सिंह काफ़ी खफा हो गए थे और पुलवामा हमले की याद दिलाई गई। और जो ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में हमने बात रखी इस समिट के अंदर। और इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट ईयर 2026 में इंडिया में होगा आपका एआई इम्पैक्ट समिट, ये हम लोग अब होस्ट करने वाले हैं। मतलब एक बात तो साफ साफ ये है कि भारत ने मंच का भरपूर इस्तेमाल किया बीते कल के दिन, पर बाकी नेता बस नाम के लिए यहाँ पर प्रेजेंट थे, बिल्कुल निर्बटा सन्नाटा। और ब्रिक्स 2025 अब खत्म हो चुका है, पर सवालों की गूंज अभी भी बाकी है। जहां एक तरफ भारत ने दम दिखाया, बहुत सारे मुद्दों पर अपने विचार हमने यहां पर रखे, वहीं पर बाकी देश या तो गायब थे। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे रूस और चीन की, या तो वो गायब थे या फिर जो देश आए वो खामोश थे। क्या ब्रिक्स सच में धीरे धीरे टूट रहा है, ये मेरा आपसे सवाल ये है, और फैसला अब आपके हाथ में है। और मुझे कमेंट करके आप पक्का बताइएगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात सच हो रही है कि जो ब्रिक्स संगठन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, या फिर ये तूफान से पहले की कोई खामोशी है? आपको क्या लगता है? जी हाँ, ब्रिक्स को सबसे बड़ा खतरा आखिरकार है किससे? ट्रंप से है, चीन से है, या फिर खुद ब्रिक्स के अंदर के देशों से है? थिंक अबाउट इट। आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।